हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण। ये 7th क्लास का है और ये बेसिक से शुरू होता है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई है। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। ये एक रवि के बारे में बताया जा रहा है कि उसका पर्यावरण के आसपास दिखाया जा रहा है कि उसका खेल का मैदान कैसा है। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। इससे ये पता चल रहा है कि पर्यावरण जो है उस लोगों उसके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं पर्यावरण के। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वहां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। नष्ट क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं अपनी सुविधा के अनुसार पेड़ पौधे काट रहे हैं। हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह अपने सहपाठियों को बताया। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, क्योंकि जो मनुष्य है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार पौधों को काट रहा है, पर्यावरण नष्ट कर रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया, हम जितना भी कुछ अपने आसपास देखते हैं वो पर्यावरण है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब पर्यावरण के भाग हैं। रवि कहने लगा, इसका स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन ज़रा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। यानी कुछ पर्यावरण में प्रकृति द्वारा दिए हुए और कुछ मानव द्वारा। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। यानी जो हमें प्रकृति ने दिया है और जो हमें मानव द्वारा निर्मित किया गया है। रवि, परमजीत सिंह जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी है सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? अब आप सभी ऐसे जानते ही है कि मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए पर्यावरण को बदल दे रहा है, अपने रूप के अनुसार ढाल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। कभी मानव संतुष्ट नहीं होता, कभी उसको कुछ और चाहिए तो कभी उसको अगले दिन कुछ और चाहिए। ये पर्यावरण के घटक हैं। आप देख सकते हैं, एक मानव निर्मित है, प्राकृतिक है और एक मानव है। मानव भी खुद पर्यावरण का हिस्सा होता है। प्राकृतिक में आता है हमारे जल, वायु, स्थल और सजीव मंडल। इन सब में हमारे चारों मंडल में हमारी प्रकृति समाई हुई है। नेक्स्ट है हमारा मानव निर्मित। मानव निर्मित में आती है जो मानव द्वारा बनाई गई होती है, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक आदि। अब पर्यावरण का तीसरा घटक है मानव। मानव खुद एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय या कोई धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सारे मानव ही की कैटेगरी में आएंगे। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब इसमें दो आपको दिखा रखे हैं, एक है जीवीय और एक है अजीवीय। सजीव प्राणियों का संसार सजीवीय होता है, जैसे पादप एवं जंतु। और अजीवीय में आएगा हमारा निर्जीव पदार्थों का संसार, जहाँ पर सारी निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे स्थल। सजीव प्राणी यानी जिसके अंदर जीवन है, जो सांस लेते हैं, और अजीवीय होते हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। इसमें प्रकृति द्वारा की हुई घटना भी है और मानव द्वारा की भी। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय अथवा अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल है। यानी हम पादप जंतु को भी इसके अंदर ले सकते हैं और स्थल, परिवहन, इन सबको भी इसके अंदर ले सकते हैं।
जबकि मानवीय पर्यावरण से मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियाँ, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं भी सम्मिलित हो सकती है। अब हमारा सबसे पहला है प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसके अंदर जो प्रकृति द्वारा प्राप्त चीजें हैं वो पाई जाती है। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जिस पे हम जानते हैं कि इमारतें वगैरह बनी हैं, ये सारी स्थल मंडल में है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इसके ऊपर मिट्टी की एक पतली परत भी चढ़ी होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है, यानी यहाँ कहीं से ज़्यादा उभरा हुआ है तो कहीं से गड्ढे की तरह नीचे दबा हुआ है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घासदार प्रदान करता है। ये सभी हमारे जीवों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी इधर से खनिज भी हमें मिलता है। अब आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं, इसमें हमारे आसपास जो भी दिखता है जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, ये चारों एक ही ड्राइंग में समाये हुए हैं। यानी हम स्थल पे रहते हैं, जीव जो जलीय जीव वो जल मंडल में रहते हैं। जैव मंडल में हम सभी को ले लेते हैं, वायु वालों को भी, जल मंडल वालों को भी, स्थल मंडल वालों को भी। और वायुमंडल में जो पक्षी उड़ते हैं वो वायुमंडल में उड़ते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, यानी जहाँ पर जल का स्तर बहुत अधिक है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए भी जल चाहिए और जो जलीय प्राणी हैं उनको तो रहने के लिए भी जल ही चाहिए। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, यानी हमारी जो पृथ्वी है, हमारे चारों ओर वायु है, जिन वायु में से हम ऑक्सीजन का श्वसन करके जीवन जीते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है, यानी सूर्य की जो डायरेक्ट रे है हमारे ऊपर नहीं आती है, जो अल्ट्रावायलेट रे है उसको ओजोन परत रोक लेती है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि गैस ही हो, जलवाष्प यानी जल की छोटी छोटी बूंदें और थोड़े धूलकण भी होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, यानी ये जो जैव मंडल है इसमें सारे ही आ जाएंगे, पौधे भी आ जाएंगे, जीव जंतु भी आ जाएंगे और जो सारे सजीव होंगे वो सारे जैव मंडल के अंदर आएंगे। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी यहाँ पर मैंने बोला आपको, स्थल भी आएंगे, जल भी आएगी और वायु भी आ जाएगी, क्योंकि तीनों ही हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं। अब इसमें आप शब्दावली में देख रहे हैं लिखा है पारितंत्र। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण में उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। अब पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। अब उसको केरल क्यों याद आया? क्योंकि केरल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में अपने रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, क्योंकि आप जानते ही रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर। और जो
केरल है, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। क्योंकि हर जगह की ये थोड़ा ना कि सारी डिसएडवांटेज, जो कुछ एडवांटेज भी होती है। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट देखने को भी मिलेंगे। यानी अब ये बताया जा रहा है कि ऊँट तो चलो मिल गए, पर तुम्हें रेगिस्तान जब आओगे तो यहाँ सांप, छिपकली वगैरह भी मिलेंगे। सिर्फ एक ही ऊँट ही नहीं मिलता, और भी लोग मिलते हैं। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन से तरीके इतने भिन्न क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग जो है अपने जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? ज़रूर, बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध पारितंत्र का निर्माण करता है। क्योंकि आप जानते ही हैं, हम अपने जीवन के लिए मनुष्य, जीव जंतु किस पे निर्भर है? पेड़ पौधे पे, वो श्वसन करते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो एक तरह से हम पर भी निर्भर है। तो हम सारे एक दूसरे पर जो निर्भर हैं वो पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासतल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है, क्योंकि वो सारे एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? हाँ, क्योंकि वो खेल के मैदान पे बहुत निर्भर थे। अब है मानवीय पर्यावरण। आप देख ही रहे, ये मानवीय पर्यावरण यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सब एक दूसरे पे निर्भर है, तो ये पारितंत्र बना रहे हैं। अब ये मानवीय पर्यावरण बता रही हूँ, जिसपे हम किसको लेंगे? मानव को। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी वो भी अपने पर्यावरण पे निर्भर है तो क्रिया भी करेगा, और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। जैसे हम अपनी सुविधा के लिए पेड़ पौधे काट देते हैं क्योंकि हमें इमारत बनानी होती है, तो ऐसी सब एक दूसरे की अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपने आसपास के पर्यावरण को ढाल लेते हैं या खुद ढल जाते हैं उसके पर्यावरण के अनुसार। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। क्या पहले फ़ोन की ज़रूरत थी? नहीं, अब फ़ोन की ज़रूरत है। अब हर सबके हाथ में फ़ोन ज़रूर होता है। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके भी सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति होती है कि जिस व्यक्ति को, जैसे किसी को गेहूं की ज़रूरत है और किसी को कपड़े की, तो वो गेहूं के बदले कपड़े खरीद लेगा और कपड़े के बदले उसको गेहूं दे देगा। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी था कि जिसको गेहूं की ज़रूरत होती थी, उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो उसके पास कपड़ा है वो उसको दे सके और गेहूं ले सके, इसलिए ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का भी विकास हुआ। पहले एक दूसरे के देश से किसी का कोई मतलब नहीं था, पर आजकल मतलब है। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पाद प्रारंभ हो गया, यानी उद्योग के क्षेत्र में क्रांति हुई। परिवहन तेजी गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज और द्रुत हो गया, यानी एक दूसरे से, पहले मोबाइल्स भी नहीं थे, एक दूसरे से वार्तालाप में बहुत दिक्कत होती थी। चिट्ठियाँ चलती थी, वो बहुत देर में पहुंचती थी। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज या सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये हमने मौसम के हिसाब से ढल चुके हैं। हमें गर्मी में तरबूज अच्छा लगता है और सर्दी में मूंगफली। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, यानी अगर मानव प्रकृति के अनुसार नहीं ढलेगा या प्रकृति मानव के अनुसार नहीं ढलेगी तो कुछ भी हो सकता है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। सर्दी के मौसम में अगर आप जैकेट्स वगैरह या स्वेटर्स नहीं पहनोगे तो आपको ठंड लग जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए आपको ढलना पड़ेगा, मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। और गर्मी में ये नहीं कि आप मोटे कपड़े पहन सकते हैं, गर्मी में आपको हल्के सूती वस्त्र पहनने पड़ेंगे।
रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है, यानी मिजोरम में उसकी क्या है, हरियाली। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा, क्योंकि वहाँ की हरियाली अच्छी है। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाए। अभी हमारा अभ्यास है पारितंत्र, प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण के घटक, मानव निर्मित स्थल मंडल, जीवीय पर्यावरण और जैव मंडल। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आपको इसमें से आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं। अब प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है मरुस्थल, ताल, वन। ये सब आपको मुझे कमेंट में बताएंगे ये सारे। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है और इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, ये सब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ये मिलान करना आपको जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पर्यावरण। इनके लिए कारण बताना है। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए। और पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जीव जंतु श्वसन करते हैं तो वो पौधों से मिलता है, पौधे फल भी देते हैं उन्हें खाने के लिए, और पौधों को जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं वो जीव जंतु छोड़ते हैं। ये क्रियाकलाप के लिए दिया गया है कि एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहोगे। आपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र भी बनाया। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और ऑल इन वन टैग चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी।